नमस्कार। आज हम भारत के सबसे जाने पहचाने ब्रांड्स में से एक बोट की कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है कि कैसे ये ब्रांड आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा और फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे ये डूबने लगा हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि जो ब्रांड कुछ समय पहले तक हर जगह दिख रहा था, भारत का नंबर 1 वेयरेबल ब्रांड, वो आखिर अचानक से लड़खड़ाने कैसे लगा। चलिए आज इसी के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी एक बड़े संकट से शुरू होती है। एक ऐसा संकट जिसने कंपनी की किस्मत को आप कह सकते हैं पूरी तरह से पलट कर रख दिया। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर तो यही थी कि कंपनी को बनाने वाले, इसके जो को-फाउंडर्स हैं अमन गुप्ता और समीर मेहता, वो अब कंपनी के रोजमर्रा के कामों से हट गए हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 3 सालों में कंपनी ने 3 अलग-अलग सीईओ देखे हैं। मतलब रेवेन्यू और मार्केट शेयर तो गिर ही रहा था, लेकिन टॉप लेवल पर इतनी उथल-पुथल, ये साफ-साफ बताता है कि कंपनी में अंदरूनी तौर पर समस्याएं काफी गहरी हैं। लेकिन देखिए, इस गिरावट को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि कंपनी इतनी तेजी से एक रॉकेट की तरह ऊपर कैसे गई थी। तो साल था 2020, जब बोट दुनिया के टॉप 5 वेरिएबल ब्रांड्स में शामिल हो गया। सोचिए, एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गजों के साथ। उसी साल अक्टूबर में इन्होंने अपनी पहली स्मार्ट वॉच लॉन्च की और देखते ही देखते फिस्कल ईयर 23 तक इनका रेवेन्यू लगभग 3400 करोड़ के पार पहुंच गया। ये जो ग्रोथ थी ना, ये सच में हैरान करने वाली थी। सिर्फ 3 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 700 करोड़ से बढ़कर सीधा 3400 करोड़, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? असल में इसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजहें थीं जो पैंडेमिक के समय आईं। पहली, वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से ऑडियो प्रोडक्ट्स की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। और दूसरी, हेल्थ को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हुए, जिससे स्मार्ट वॉच का बूम आया। बोट ने इन दोनों ही लहरों पर बहुत सही तरीके से सवारी की। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही। उनका स्मार्ट वॉच सेगमेंट, जो 2020 से पहले था ही नहीं, उसने सिर्फ 2 साल के अंदर कंपनी को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा कर दिए। लेकिन जैसा होता है, हर लहर हमेशा नहीं रहती। कहानी ने एक और मोड़ लिया और वो बाजार की अच्छी खासी स्थितियां धीरे धीरे गायब होने लगी। और यहीं पर वो अहम सवाल उठता है कि जब वो लहरें जो आपको टॉप पर ले गई थी अचानक थम जाएं, तो फिर क्या होता है? खैर, बोट के लिए इसका जवाब मुश्किलों की एक नई शुरुआत थी। तो हुआ ये कि बोट को एक साथ 2 तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ लोगों को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि जो सस्ती स्मार्ट वॉच हैं, उनकी हेल्थ ट्रैकिंग उतनी भरोसेमंद नहीं है, उतनी सटीक नहीं है। और दूसरी तरफ जो ऑडियो मार्केट था, उसमें नॉइज और बोल्ट जैसे इतने सारे नए प्लेयर्स आ गए कि बोट का जो एक अलग मकाम था, वो कमजोर पड़ने लगा। और इस गिरावट का असर वो सीधे सीधे नंबर्स में दिखाई दिया। जो स्मार्ट वॉच सेगमेंट फिस्कल ईयर 24 में 911 करोड़ का था, वो अगले ही साल घटकर सिर्फ 330 करोड़ का रह गया। ये एक साल में 63% की बहुत बड़ी गिरावट थी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, ऐसा नहीं था कि लोग स्मार्ट वॉच खरीदना बंद कर रहे थे। नहीं, वो बस बेहतर और ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो रहे थे, अपग्रेड कर रहे थे। एक तरफ सस्ता बाजार 34% गिरा, वहीं दूसरी ओर 20,000 रुपए से ऊपर वाला प्रीमियम बाजार 2 गुना हो गया। तो अब इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए बोट ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो थोड़ी जोखिम भरी भी है। बोट ने तय किया है कि वो अब प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस करेगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक ऐसा ब्रांड जिसकी पूरी पहचान ही किफ़ायती और ट्रेंडी होने पर बनी हो, वो अचानक से खुद को एक प्रीमियम ब्रांड में बदल सकता है? और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि प्रीमियम ऑडियो बाजार में पहले से ही एप्पल, सोनी, सैमसंग और JBL जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। इन्होंने सालों की मेहनत से अपनी एक साख बनाई है। देखिए, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिहाज से ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अपनी पूरी पहचान को सस्ते और अच्छे से बदलकर प्रीमियम बनाना, ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। और मुश्किलें वो बस यहीं पर खत्म नहीं होती। कंपनी ने 2 बार अपना IPO लाने की कोशिश की और दोनों ही बार उसे टालना पड़ा। ऊपर से कंपनी के अपने ऑडिटर्स ने लगातार 3 साल तक कंपनी की बैंक फाइलिंग और उसके इंटरनल खातों के बीच गड़बड़ियां पकड़ी हैं। अब ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है।
अच्छा, बोट की ये कहानी तो भारतीय स्टार्टअप दुनिया की एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए अब फटाफट इकोसिस्टम की कुछ और बड़ी खबरों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अर्बन कंपनी ने बताया है कि उनकी जो क्विक हाउसकीपिंग सर्विस है इंस्टा, उसने एक महीने में 10 लाख बुकिंग्स का आंकड़ा पार कर लिया है। वो इस मार्केट में 49% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे तो हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये मॉडल लंबे समय में प्रॉफिटेबल हो पाएगा। आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी हलचल है। एक तरफ B2B मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म जेटवर्क है, जो 4,200 करोड़ के बड़े आईपीओ की तैयारी कर रहा है। तो दूसरी तरफ रेंटोमोजो है, जो 150 करोड़ का आईपीओ लाने की कोशिश में है, लेकिन वहां को फाउंडर्स के बीच कुछ विवाद की भी खबरें आ रही हैं। और अब एक तेज नज़र इस हफ्ते की टॉप फंडिंग राउंड्स पर। सेविंग्स ऐप बजट ने $12 मिलियन उठाए, मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म अमाहा को 5.35 मिलियन मिले, D2C न्यूट्रिशन ब्रांड 20 लाइफ ने $2.14 मिलियन की फंडिंग ली, साइबर सिक्योरिटी फर्म सिंथ्री को 1.5 मिलियन और ट्राई एट होम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एपिक ने $1 मिलियन जुटाए। तो चलिए इन सभी खबरों के बाद हम वापस बोट की कहानी पर आते हैं। आगे एक बहुत मुश्किल रास्ता है, कंपनी के अंदर भी उथल-पुथल है और बाहर कड़ा कंपटीशन। सवाल यह है कि क्या बोट खुद को एक प्रीमियम ब्रांड के तौर पर फिर से बना पाएगा, या फिर ये भी लावा और माइक्रोमैक्स की तरह एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।